उसने चाबी मुझे हैंडओवर कर दी। फिजिकल कंट्रोल उसी का है, मकान मालिक वो है। बट जैसे ही वो चाबी मुझे हैंडओवर करता है तो मेरी जो फसल गेहूं की उसके अंदर रखी हुई है वो पोजीशन में किसकी है? मेरी है। अब क्वेश्चन आता है, एनिमल्स डोंट नो, नॉलेज। लेडी सब्जी बेच रही है, गली में टोकरी सिर पे लेके, मैं छत पे खड़ा हुआ हूँ, मोबाइल से कुछ चैट वेट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मेरे हाथ से मेरा फोन गिर गया, उसकी टोकरी में जा गिर गया। अब वो टोकरी को लेके जा रही है आगे। मोबाइल कहाँ है? उसकी टोकरी में है, लेकिन उसके नॉलेज में नहीं है। वो लेके चलेगी तो उसकी पोजीशन नहीं मानी जाएगी। तो लेकिन इट वेरीज फ्रॉम केस टू केस, सर्कमस्टांसिस टू सर्कमस्टांसिस। पोजीशन को हम लोग किसी भी स्ट्रेट जैकेट में फार्मूले में नहीं रख सकते। पोजीशन यहाँ है, यहाँ नहीं है। मेरा खेत है, मैं मछली पालन करता हूँ, मैंने तालाब खोद रखा है, उसमें मैंने मछलियां पाल रखी है, तो मछलियां मेरी पोजीशन में है। कोई आदमी अगर चुरा के खाता है तो थेफ्ट होगी। फ्लड आ गई, बारिश बहुत जोर की हो गई, पौंड भर गया, ओवरफ्लो हो गया, मछलियां बह के आगे चली गई। आई एम नो मोर इन द पोजीशन ऑफ दोज फिशेस, जो वहां से चली गई है। तो पोजीशन बड़ा वाइड सब्जेक्ट है और पोजीशन को कहीं इन्होंने डिफाइन भी नहीं किया हुआ आईपीसी के अंदर। तो पोजीशन वेरीज फ्रॉम केस टू केस। वो आपको अपना माइंड, फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए अपना माइंड अप्लाई करना पड़ेगा, पोजीशन है या नहीं है। तो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज अगेंस्ट पोजीशन, नॉट अगेंस्ट द ओनरशिप। पोजीशन अगर फॉल्स भी है किसी व्यक्ति की, अगर कलर भी है उसका, ही इज अंडर द इंप्रेशन कि मेरा इस मूवेबल प्रॉपर्टी में राइट है, ओनर भले ही दूसरा आदमी है, और तब उसको वो लेके जाता है तो थेफ्ट नहीं मानी जाएगी। लेकिन वो रियल और रीजनेबल उसका बिलीफ होना चाहिए। ये जिन लोगों ने साइन ऑलरेडी कर रखे वो ना करें, जो नए हैं तो वो करेंगे, जिन्होंने ऑलरेडी एंट्री कर रखी वो रहेंगे। तो पोजीशन वेरी करती है, प्लेस टू प्लेस, सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस। मेरी बैलगाड़ी रोड पे खड़ी है, मैं कहीं गांव से शहर के अंदर चला गया अपनी फसल बेचने के लिए, मैंने अपनी बैलगाड़ी वहां पर छोड़ दी। मैंने सोचा चलो मैं चाय पी के आ जाता हूं। एक व्यक्ति आया, उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, अगर ये बैल इसको लेके थोड़ा वहां आगे तक उस गली तक ले जाएं तो वहां से मैं आगे इसको लेके चला जाऊंगा। बैल को डंडा मारा तो बैलगाड़ी को लेके चला गया आगे। उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। अगर देखा जाए, हम अगर कॉर्पस पोजेसरिस की बात करें, इफेक्टिव कंट्रोल की, तो वो आदमी अपने गांव से दूर है, बैलगाड़ी शहर में खड़ी की हुई है उसने, और वो दूर जाके कहीं चाय पी रहा है। इमीडिएटली वो इफेक्टिव कंट्रोल में नहीं है, बट टेक्निकली पोजीशन उसी की कंटिन्यू करती है। मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जांपल दिया था। मैं रेलवे स्टेशन पे गया टिकट लेने के लिए, लाइन बहुत लंबी लगी हुई थी। ये राजन जी खिड़की के ज्यादा नजदीक थे। मैं देखा, अरे ये तो मेरा 50वां नंबर आ रहा लाइन में, राजन जी विंडो पे। मैंने राजन जी को कहा, ये लो 500 का नोट, मेरी टिकट भी ले दो भाई। कोई स्टेशन बता दिया वहां की। राजन जी ने अपनी टिकट ली, मेरा 500 का नोट लेके वहां से चंपत हो गए, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ। क्या ऑफेंस कमिट किया इन्होंने, बताओ? व्हाट ऑफेंस ही हैज कमिटेड? 100 का नोट मैंने दिया इनको, अपने हाथों से दिया, राइट? ये विंडो पे खड़े हुए, अब इनकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। मेरा अपनी टिकट लेके मेरा 100 का नोट लेके चले गए वहां से।
What offense he has committed? हैं? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. यस, कुछ बच्चों ने बड़ा दिमाग लगाया क्योंकि मैंने उनको दिया. आप लोगों को पता क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ये होता है जब मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को एंट्रस्ट करूं या डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी करूं और उसको ये बोलूं कि जब मैं मांगूंगा तो मुझे वापस दे देना. 500 का नोट मैंने इंटरेस्ट नहीं किया था, टिकट खरीदने के लिए दिया था. ये थोड़ा दिया था मैं मांगूंगा तो मेरा 500 का नोट वापस दे दियो. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा. और बताओ, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन क्या होता है? कोई भी प्रॉपर्टी क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन में मूवेबल होती है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में मूवेबल एंड इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी जाती है. क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन तब होता है जब मैं कहीं भी जा रहा हूं और प्रॉपर्टी अपने आप मेरे पास आ गई अपने आप. फॉर एग्जाम्पल, मैं रोड पे जा रहा हूं, पर्स मिल गया मुझे, गोल्डन रिंग मिल गया, कोई नेकलेस मिल गया, मैंने उठा लिया उसको, या किसी का पर्स मिल गया मुझे. अब तक मिस एप्रोप्रिएशन नहीं है जब मैंने पर्स उठाया. लेकिन जब मैंने देखा पर्स में 5,000 रुपए हैं, मुझे मेरे दिमाग में आया कि अरे 5,000 रुपए आ गए, मैं डिसऑनेस्ट हो गया. मैंने वो 5,000 रुपए का जाके मॉल में कुछ सामान खा लिया, कोई चीज खरीद ली. देन इट इज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. लेकिन उस पर्स के अंदर कोई विजिटिंग कार्ड है उसका, जिसका पर्स है, उसमें मोबाइल नंबर भी है. अगर मैं कोशिश करूं तो उसको दे सकता हूं, कॉन्टेक्ट कर सकता हूं, बता सकता हूं. अगर मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक पॉलीथीन में बंधे हुए पैसे रोड पे मिल गए, मेरे पास कोई क्लू नहीं है ये पैसे किसके. मैंने वो पैसे उठाए, मैंने पूरी कोशिश की ये पता लगाऊं पैसे किसके हैं. महीना 20 दिन इंतजार भी किया, या मैंने साकेत बार में जाके दे दिए कि भाई साहब ये पैसे मिले मुझे बाहर पार्किंग में, किसी के हो तो दे देना. या कोई पुलिस चौकी है वहीं पास में, उनको जाके दे दिए कि मुझे पैसे मिले जी, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके कंप्लेंट लेके आए मेरे पैसे खो गए हैं, होने की हम कंप्लेंट देते नहीं देते, मेरे पैसे खो गए तो उसको दे देना. पुलिस वाले उससे पूछेंगे भैया बताओ कितने नोट थे कितने नहीं थे, उसमें दिमाग लगाएंगे, देखेंगे जेन्युइन आदमी तो उसको पैसे दे देंगे. तो क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन क्या है? प्रॉपर्टी अपने आप उसके पास आती है. यहाँ क्या है? 500 का नोट मैंने हैंड ओवर किया है. मिसचीफ तब होता है जब मैं इन्हें 500 का नोट देता नहीं, उसको फाड़ देते, डिस्ट्रॉय करते उसको. किसी भी प्रॉपर्टी को आप डिस्ट्रॉय करते हैं तब मिसचीफ होता है. सी, मैंने बताया पोजेशन वर्ड ऐसा है, वेरीज फ्रॉम सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस. मैंने इनको 500 का नोट दिया, मैंने सिर्फ इनका हाथ यूज किया है. स्टिल आई एम इन द पोजेशन ऑफ माई 500 रुपी नोट. मैंने इनका हाथ यूज किया है सिर्फ वहां टिकट लेने के लिए. स्टिल आई एम इन द पोजेशन ऑफ 500 रुपी नोट. इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट. मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज बताता हूं, लो को लो के तरीके से पढ़ो, लेमैन की तरह डोंट जंप टू द कंक्लूजन. आपने कहा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, पहले क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पता होना चाहिए क्या होता है. इंटरेस्टमेंट होना चाहिए. इंटरेस्टमेंट क्या है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यहां तक कहता है जो नोट दिए हैं, जिस नंबर के नोट दिए वही नोट वापिस कर दें. अगर आपने किसी का कर्जा देना है, मैंने पैसे दिए आपको और आपने मेरी वो 50,000 की गड्डी, आप पे दबाव ज्यादा आ गया, उसको दे दी. भले ही आपने मुझे 1 महीने बाद वो पैसे वापस दे दिए, दूसरे नोट दे दिए, लेकिन अगर मैं इन द आइज ऑफ लॉ ये एस्टेब्लिश कर दूं कि जो पैसे मैंने दिए थे वो ही कन्वर्टेड दोज मनी टू हिज ओन यूज, then it is an offense.
क्या ऑफेंस है? क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्यों है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? जब आप पढ़ेंगे, जब आप किसी आदमी से चाहे ओरल या रिटन एग्रीमेंट करते, टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन करते, अगर उसका कोई व्यक्ति वायलेशन करता है, देन इट इज ए क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने 50,000 रुपए दिए कि आप इनको वापस दे देना। अगर उसी टाइम वो व्यक्ति मुझे ये कहता है, भाई साहब मुझे अगर जरूरत, आपको कब चाहिए कि 1 महीने बाद, भाई साहब मुझे जरूरत पड़ेगी बीच में मैं इनको यूज कर सकता हूं, बट 1 महीने बाद आपको दे दूंगा, अगर एक्सप्रेसली ये एग्रीमेंट होता है, देन इट इज नॉट ए केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मीन जो आपने इंटरेस्ट किया है, डिट्टो वही चीज वापस करनी है। नोट भी वही होने चाहिए, नंबर भी वही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपको इंटर रिलेटेड है। बड़ा माइन्यूट डिफरेंस है थेफ्ट में, एक्सटोर्शन में। एक्सटोर्शन में क्या है? फोर्स आ जाता है। आपने किसी आदमी की बॉडी, माइंड और रेपुटेशन को इंजरी देने की धमकी दी, राइट? उसको दी, या उसका बेटा गोद में उठा लिया, या तो मुझे पैसे पर्स निकाल के दे, तेरे बेटे को फेंक दूंगा, उसको दी, या किसी अदर पर्सन को दी, राइट? नंबर 1। नंबर 2, कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिसको आप थ्रेट एक्सटेंड कर रहे हैं, फोर्स यूज कर रहे हैं, वो डिलीवर करे या उसके बिहाफ पे कोई थर्ड पर्सन डिलीवर करे। मैंने किसी आदमी को पकड़ लिया, 2 दोस्त हैं, दोनों एक साथ हैं, एक कमजोर है, मैंने वो दबोच लिया। जो दूसरा उसका दोस्त है, मैंने उसको कहा कि या तो तुम अपना पर्स मुझे दो, नहीं तो तुम्हारे दोस्त को मैं मारूंगा अभी, और वो मुझे पर्स दे देता है। ये एक्सटोर्शन है। एक्सटोर्शन में क्या है? डिलीवरी है। अगर मैंने छीन लिया किसी से, आप बुक लेके जा रहे हैं, मैं उस बुक को पढ़ने के लिए बड़ा इंटरेस्टेड हूं, मेरा बड़ा इंटरेस्ट है कि मैं इस बुक को पढ़ूं, मेरे पास पैसे नहीं है बुक खरीदने के लिए, या मुझे नहीं मिल रही मार्केट में, जैसे हिमालयन ब्लेंडर है, आउट ऑफ प्रिंट है, मिल गई मुझे किसी के पास, मैंने मौका लगाया, आई स्नैच दैट बुक, मैंने फोर्स यूज किया, मैंने स्नैच किया उससे, देन इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट। क्यों? बुक मैंने उससे छीनी है, उसने डिलीवर नहीं की है मुझे अपने हाथों से, डिलीवरी होनी चाहिए। एक्सटॉर्शन में फोर्स कपल्ड विद डिलीवरी होना चाहिए। थेफ्ट में डिसऑनेस्ट इंटेंशन, आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अदर पर्सन, विदाउट हिज कंसेंट, मूवमेंट होना चाहिए। आप लेके कहां तक गए डजंट मैटर। क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन, अपने आप आ गई आपके पास प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली यू हैव कन्वर्टेड इट टू योर ओन यूज, देन इट इज क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन। अगर आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, थेफ्ट मूवेबल, extortion movable and immovable, criminal misappropriation only movable, criminal breach of trust movable and immovable both। अगर हमने प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की किसी को, या डोमिनियन ओवर प्रॉपर्टी दिया उसको, विद सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस, कुछ डायरेक्शंस लेट डाउन कर दी, और इन वायलेशन ऑफ दोज कंडीशंस ही कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज, then it is criminal breach of trust। ये चारों मैंने बेसिक डिफरेंस बता दिया, जो फंडामेंटल डिफरेंस है। दिस इज द डिफरेंस। फिर एक्सटॉर्शन का एग्रावेटेड फॉर्म क्या है? रोबरी एंड डकैती। रोबरी क्या है? एक्सटॉर्शन में आपने उसको क्या किया? बॉडी, माइंड और रेपुटेशन में इंजरी पहुंचाने की धमकी दी, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी में। और अगर इंस्टेंट डेथ, रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, ये सब का अगर थ्रेट है, इंस्टेंट अगर है, तो क्या होगा? रॉबरी होगा। अगर ये काम करते हुए मोर देन 5 पीपल हैं, तो डकैती होगा। ये
बिल्कुल फंडामेंटल, माइन्यूट और बेसिक डिफरेंस है चारों में। नाउ अगेन वी विल कम बैक टू थेफ्ट। पेड़ खड़ा है किसी जंगल में, मैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन से उस पेड़ को चोरी करना चाहता हूं। पेड़ इज परमानेंटली फास्टेंड विद द अर्थ, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। थेफ्ट मूवेबल प्रॉपर्टी की होती है। जैसे ही मैंने पेड़ को काटा और वो जमीन से अलग हुआ, जमीन से अलग हुआ, गिरेगा, गिरेगा, मूवमेंट हो ही गया नेचुरली, दैट इट इज थेफ्ट। किसी का कुत्ता है, पेट डॉग है, मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि मैं इस कुत्ते को ले जाता हूं। मैंने जो मालिक है उसके कुत्ते को बाहर रोड पे था, मैंने उसको रोटी का टुकड़ा डाला, मैं यहाँ खड़ा हूँ थोड़ी दूरी पे, मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मैं उसको ले जाना चाहता हूँ, पोजीशन में उसकी है, जिसका है, विदाउट हिज कंसेंट। जैसे ही मैंने उसको टुकड़ा डाला और वो कुत्ता खाने के लिए वहां से वहां तक चला, थेफ्ट हो गई। राइट नाउ वो बुल्लोक वाला मैंने आपको बता ही दिया एग्जाम्पल पहले ही। मेरा सर्वेंट है, मैंने उसको कोई भी प्रॉपर्टी अपनी दे रखी है, वो रहता है, जैसे हमारा मुंशी होता है। अगर वो रहता है, मान लो मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूं, मेरा हेड ऑफिस कनॉट प्लेस पे है, मेरे यहाँ ऑफिस को मेरा मुंशी ही रन करता है, मैं रेयरली कभी आता हूँ, हर चीज की पोजीशन में मुंशी है। लेकिन इन माय एब्सेंस वो मेरे चैम्बर से कोई वैल्यूएबल चीज, मूवेबल चीज अगर उठा के ले जाता है, स्टील करके ले जाता है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। क्यों? कंटिन्यूअसली पोजीशन मेरी है, वो मेरा सर्वेंट है, ही इज माय एम्प्लॉई। मैं बाहर घूमने जाते हैं ना आप लोग, मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यूएबल चीज रखी हुई है, सपोज ग्रेन्स ही रखे हुए हैं, बगल में वेयर हाउस है, मैंने कहा भाई साहब मैं घूमने जा रहा हूं, 1 महीने बाद आऊंगा मैंने उसको दे दी और उसने कन्वर्टेड टू हिज ओन यूज, बेच दिया, कुछ भी किया। इट इज ए केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यानी कि अगर सर्वेंट उस काम को करता है, हमारा एम्प्लॉय उस काम को करता है, देन इट इज केस ऑफ थेफ्ट। अगर मैंने वेयर हाउस वाले को दिया है, देन इट इज ए केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सिंस ही इज नॉट माय एम्प्लॉय। मैंने पहले भी एग्जांपल दिया, मैं किसी के घर में गया, डिनर पे बुलाया मुझे, वहां मैं टेबल पे खाना खा रहा था, मैंने देखा है गोल्ड की रिंग वहां रखी हुई है, मैंने वो रिंग उठाई और नीचे कारपेट के नीचे रख दी कि दोबारा आऊंगा, मौका लगेगा तब ले जाऊंगा इसको। रिंग जिसके घर में मैं गया हूं पोजीशन में किसकी है? उसकी है। मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मैंने उसकी कंसेंट के बगैर रिंग वहां से उठा के जैसे ही कारपेट के नीचे रखी कि दोबारा मौका लगेगा तब उठाऊंगा, ये इज कमिटेड द थेफ्ट। ये नहीं है कि रिंग तो उसी के घर में है, अभी भी उसी की पोजीशन में, पोजीशन से बाहर कहां गई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? देन अगर वही रिंग हाईवे पे मिल जाए मुझे, वही रिंग अगर हाईवे पे मुझे मिल गई और तब मैंने उसको उठाया डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, कन्वर्टेड टू माय ओन यूज, देन इट इज अ केस ऑफ यस क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्योंकि वहां किसी की पोजीशन में नहीं, हाईवे पे है। देन मैंने अपनी घड़ी ठीक करने के लिए
दे दी ज्वेलर को कि इसको रेगुलेट कर दो, घड़ी में जो भी कमी होगी। वैसे तो उसको देनी चाहिए जो घड़ी ठीक करने वाला होता है। ये इलस्ट्रेशन मुझे अजीब लगता है वैसे तो, बट ये मान लो सोने की घड़ी थी, उसका कोई कुछ निकल गया, कोई पिन निकल गया, कुछ भी उसको दे दी। मैंने उस व्यक्ति को, उसने कहा जी 200 रुपये लगेंगे। मैंने कहा लो भाई साहब, मैंने 200 रुपये दे दिए। अब मैं घड़ी लेने गया, उसका शटर डाउन मिला मुझे। मैंने शटर उठाया और घड़ी ली और चला गया। What offense I have committed? Very dishonest intention. घड़ी मेरी, पैसे जो उसके रिपेयर के देने थे मैंने उसको दे दिए ऑलरेडी। Very dishonest intention. At the most, it can be a case of trespass, criminal trespass. कि उसकी एब्सेंस में, उसकी कंसेंट के बगैर मैं उसके घर में घुस गया। क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकता है, थेफ्ट नहीं हो सकती, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, मैंने उसको घड़ी दी ठीक करने के लिए और 200 रुपए उसने मांगे मुझसे और मैंने उसको वो दिए नहीं थे, राइट? तब मैं गया, तब उठा के ले आया। घड़ी मेरी है, मैं ऑनर हूं, रिपेयर करने के लिए दे रखी, 200 रुपए मुझे दे रहे थे, मैंने वो दिए नहीं, तब मैं घड़ी लेके आ गया। देन इट इज थेफ्ट। ये 200 रुपए दे रहे थे, मैंने उसको वो नहीं दिए। मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपनी घड़ी गिरवी रख दी किसी को। ये 5 वर्ड यूज किया हो, मोर्गेज होता है। घड़ी किसी को मोर्गेज कर दी मैंने कि भाई साहब मुझे 500 रुपए की सच जरूरत है, मेरी घड़ी रख लो, 500 रुपए दे दूंगा, अपनी घड़ी ले जाऊंगा। मैं गया, वो दुकान पे नहीं था। दो आई एम ओनर ऑफ द वॉच, मेरे पास बिल है, मेरी खरीदी हुई सब कुछ है। मैं वो घड़ी लेके आ गया। पोजेशन में किसकी थी? मैंने उसको पोजेशन में हैंड ओवर की थी। 500 रुपए दूंगा, छुड़ा के ले जाऊंगा। एंड इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट। पैसे नहीं दिए। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मुझे वो आदमी मार्केट में मिल गया। मैंने उसको कहा भाई साहब मैंने अपनी घड़ी आपको मोर्गेज की थी, ये पकड़ो अपने 500 रुपए। मैं अभी बिजी हूं, मैं कहीं जा रहा हूं, मैं बाद में उठा लूंगा। जब मैं लेने गया, ही वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, तब मैं उठा लाया। देन बताओ, अरे इतनी डिटेल में मैंने आप लोगों को बता दिया और आंसर नहीं दे पा रहे हो, या समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? हैं? ट्रेसपास थेफ्ट होगी? यस, क्योंकि डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। ट्रेसपास हो सकती है, क्रिमिनल ट्रेसपास हो सकती है, थेफ्ट नहीं हो सकती। मुझे कोई आर्टिकल मिल गया या मैंने ले लिया और इस इंटेंशन से अपने पास रख लिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, जब तक वो मुझे कुछ पैसे नहीं देगा मैं उसको ये वापस नहीं करूंगा। ठीक है? देन इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट। फोर्स कहाँ यूज किया भाई? उसके एब्सेंस में तो लाया मैं उठा के। यहाँ किसी का लैपटॉप रखा हुआ, पीछे से गया चुपके से, मैं लेके चला गया कि मुझे 10,000 रुपए देंगे तो लैपटॉप वापस दूंगा, नहीं तो नहीं। उन्होंने कहा कि भाई साहब वो लैपटॉप मेरा, मैंने कहा 10,000 रुपए दे तो आपको वापस दे दूंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, मेरा दोस्त था, मैं उसके घर पे गया, उसकी लाइब्रेरी में गया, ही वाज नॉट प्रेजेंट देयर। अब क्रिमिनल ट्रेसपास इसलिए नहीं होगा क्योंकि मेरा दोस्त है, उसके घर आता जाता ही हूं मैं।
टैसिट कंसेंट है दोस्त के घर आना जाना। उसकी लाइब्रेरी से एक बुक ली मैंने, अपने घर आ गया कि पढ़ के वापस दे दूंगा। डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, थेफ्ट नहीं होगी, लेकिन ये इंप्रेशन होना चाहिए कि मैं पढ़ने के लिए लाया हूं, और मेरे दोस्त को भी ये इंप्रेशन होना चाहिए कि मेरा दोस्त ले गया, ठीक है, मुझे पता, पढ़ के वापस दे देगा। पहले भी करता है ऐसे। कोई लेडी है, वो और उसका हस्बैंड दोनों एक के दोस्त है। हस्बैंड घर में प्रेजेंट नहीं था, वो घर पे चला गया, उसको वाइफ को कहा भाभी जी ये चीज दे दो मुझे, जो कि हस्बैंड की है। ही इज अंडर द इंप्रेशन शी इज फुल्ली ऑथराइज्ड, हस्बैंड वाइफ है, उसने दे दिया, थेफ्ट नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर किसी महिला का प्रेमी उसके घर पे जाए, पैरामर, और तब उसको कहे तू अपने हस्बैंड की ये चीज मुझे दे दे, क्योंकि हस्बैंड से उसका कोई रिलेशन नहीं है, और अगर पैरामर मांग रहा है, उसका फ्रेंड मांग रहा है, उसका प्रेमी मांग रहा है, और उसने हस्बैंड की उठाई और दे दी, लो भैया, देन इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट। अगर कोई व्यक्ति, कोई प्रॉपर्टी है, बिलोंग्स टू ए, बट ही इज अंडर द इंप्रेशन कि इट बिलोंग्स टू मी, और लेके आ जाता है, देन इट इज नॉट ए केस ऑफ थेफ्ट। कारण यस, डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, देन इट इज नॉट ए केस ऑफ थेफ्ट। ये जितने इलस्ट्रेशन है, ये सारे इसी से मैं बोल रहा हूं। फैक्ट्स को थोड़ा घुमा फिरा के आप लोगों को आसान भाषा में बता रहा हूं। थेफ्ट में अगर टेक्निकली देखा जाए, इट हैज बीन सफिशिएंटली एक्सप्लेन्ड, बट वी विल गो इन डिटेल, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम टेकअप करना है कल। डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, सबसे पहला इंग्रेडिएंट। 24 आईपीसी, 23 रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस। कोई व्यक्ति किसी आदमी को रॉन्गफुल लॉस करता है, टू विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड, और अपने आप को रॉन्गफुल गेन करता है, या किसी आदमी को डिप्राइव करता है, टू विच ही इज लीगली एंटाइटल्ड, और अपने आप को गेन करता है, देन इट इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। इंटेंशन डिसऑनेस्ट इंटेंशन का जिस्ट है। आप अगर दोस्त की लाइब्रेरी से बुक लेके आ रहे हैं, तो आपकी इंटेंशन रॉन्ग नहीं है, डिसऑनेस्ट नहीं है। आप किसी की बुक छीन के भाग रहे हैं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, इंटेंशन आपकी ठीक नहीं है। अगर किसी व्यक्ति की फिशरी है अपनी, वहां पर उसने गार्ड छोड़ रखा है कि आप इन मछलियों का ध्यान रखें, वो आदमी मछली चुराता है, उसने उसको पकड़ लिया, ही हैज नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस, क्योंकि उसकी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, मालिक ने जांच छोड़ रखा है, वो प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रहा है।
अगर जो व्यक्ति वहां पर गया था इस चोरी करने के लिए, उसने उसका नेट जिससे वो मछली पकड़ना चाह रहा था, उस नेट को लिया और अपनी पोजीशन में ले लिया। देखा जाए जिस नेट से वो मछली पकड़ने गया था, उसने नेट का पोजीशन किसके पास है? जो चोरी करने गया था। उसने उसका नेट ले लिया, अपने पोजीशन में ले लिया, उसकी कंसेंट के बगैर ले लिया और नेट लेके अंदर भी रख लिया, लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, और अपने मालिक की जो फिशरी है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मेरे खेत में किसी गाय भैंस घुस गई है, चल रही है, मैंने उनको पकड़ा और ले जाके अपने वहां बांध लिया। अगर देखा जाए भैंस गाय किसकी है? जो मालिक है। मैंने उसको अपनी पोजीशन में ले लिया, उसकी कंसेंट के बगैर ले लिया, उस पर मूवमेंट दे दिया, लेकिन डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी फसल को बचा रहा हूं, उससे फसल को बचा रहा हूं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वो व्यक्ति ये कहे कि इस आदमी की भैंस ने बड़ा परेशान कर रखा है, तीसरे दिन मेरे खेत में घुसती है, और इस बार जो गाय भैंस खरीदने वाले आते हैं ना गांव में, अब वो आई, उसको पकड़ के उनको बेच दूंगा। अगर अब उसने पकड़ा है तो उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, पोजीशन मालिक की है, उसकी पोजीशन से ले लिया, उसको बेच दिया। बेचने के लिए पकड़ के लाया, खूंटे से बांध लिया, देन इट इज केस ऑफ थेफ्ट। To constitute theft, mens rea must be there. Illustration H. वो रिंग उठाया, कारपेट के नीचे रख दिया, उसका मेंस रिया है, गिल्टी माइंड है कि बाद में आगे लेके चला जाऊंगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वो फ्रेंड की वो ले लाइब्रेरी में गया, बुक लेके आ गया, वो थेफ्ट नहीं माना जाएगा, पढ़ के वापस करके वापस दे दूंगा। सी इलस्ट्रेशन। मोटिव और इंटेंशन में डिफरेंस है। मोटिव आपकी कुछ भी हो, अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। टेकिंग इंग्रेडिएंट है कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो टेकिंग करता है, उसको लेता है। इट नीड नॉट बी परमानेंट, इवन टेम्परेरी, फॉर अ मोमेंट, फॉर फ्यू आवर्स, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, हमारे यहाँ जितने भी एलमद हैं वो हर तीसरे दिन थेफ्ट कमिट करते हैं। पता आप लोगों को कैसे करते हैं? हम गए, 500 रुपये दिए, जुडिशियल फाइल दिखा दे। उसने फाइल ली, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, 500 रुपये ले रहा। पोजीशन किसकी है? गवर्नमेंट की। हमें दिखा दी। अब वो कहे कि जी मैंने तो 5 मिनट ही तो दिखाई थी, वकील साहब को ऑर्डर देखना था, बट इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट। चाहे उसने कुछ देर के लिए किया वो काम, पोजीशन से लिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, मूवमेंट कर दिया फाइल का, उठा के वहां से निकाली और इधर टेबल पर रखी, वकील साहब को दे दी देखने के लिए, देन इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट। विदाउट कंसेंट कर रहा है। हमने फाइल इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन लगाई, अलाउ कराई, एलमद को दी, फाइल इंस्पेक्ट की, देन इट इज नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट। कंसेंट से ले रहे हैं। केन मेहरा
ये पायलट थे इंडियन एयरफोर्स में, इन्होंने विदाउट परमिशन एरोप्लेन लिया, उसकी एक फ्लाइट उड़ाई और हवा में घुमा कर वापस ले आए। ही वॉज हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। क्यों? प्लेन किसकी पोजीशन में? इंडियन एयरफोर्स की, गवर्नमेंट की, उनकी पोजीशन में, उनकी कंसेंट के बगैर। ठीक है, आपने मूवमेंट दे दिया उसको। डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्या है? आप उसको लेके और हवा में उड़ा के लाए। रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन हुआ कि नहीं हुआ? उसको रॉन्गफुल गेन ये हुआ, उड़ान भर के आया। तो रॉन्गफुल लॉस क्या हुआ भाई? उसमें उसका प्लेन का ऑयल भी तो लगा होगा, तेल वेल तो जलता ही है, जो भी करा उसने। देन ही वाज हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। ये इलस्ट्रेशन में ही आ गया। अगर किसी का कोई कैटल है, मैंने उसको पकड़ लिया कि पैसे देगा तो उसको दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ही वाज हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। अगर बोनाफाइड डिस्प्यूट है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को लेके दो आदमियों में, बोनाफाइड मीन्स बोनाफाइड, रीजनेबल होना चाहिए। ये नहीं हवा में कह रहा कि वो तो मेरा तो डिस्प्यूट था, मेरा राइट था इस प्रॉपर्टी में। उसको प्रूव करना पड़ेगा आपका राइट कैसे बन रहा था। अगर बोनाफाइड डिस्प्यूट है तब लेके जाता है वो, देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। एक चांदी कुमार का केस था, बड़ा अच्छा केस हुआ है। इसी पर क्लेम पर थेफ्ट के हर किसी केस पे कोई आदमी ये प्ली ले सकता है जाके कि मेरा राइट था इसमें। कोई भी स्टोरी बना देगा वकील तो बना ही देते। कहाँ से क्या हुआ? कोई नहीं, मैंने बुक कर दिया था। इस केस में जो हेल्ड हुआ था मैं आप लोगों को बताता हूं। इट वॉज ऑब्जर्व दैट ए क्लेम ऑफ राइट ऑन गुड फेथ इफ रीजनेबल सेव द एक्ट ऑफ टेकिंग फ्रॉम बीइंग थेफ्ट एंड वेयर सच ए प्ली इज रेज्ड बाय द अक्यूज्ड इट इज मेनली ए क्वेश्चन ऑफ फैक्ट वेदर सच बिलीफ एग्जिस्ट और नॉट। मैंने यही आप लोगों को बताया कि रीजनेबल कोई ग्राउंड होना चाहिए उसका। ये नहीं हवा में ऐसे ही फट्टा मार दिया जाके। अगर बोनाफाइड राइट है, बोनाफाइड क्लेम है, देन इट इज ए गुड डिफेंस अगेंस्ट थेफ्ट। नॉट ओनली लीगल राइट, एक तो आदमी ये एस्टेब्लिश करे मेरा लीगल राइट है, अगर उसका बोनाफाइड राइट भी है। मान लीजिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। आजकल जमाना बदल गया है, अब तो बैंकेट हॉल और ये सब कुछ आ गए हैं। एक जमाना हुआ करता था कि गांव में शादी ब्याह होती थी ना, किसी के घर में बहुत बड़ा कढ़ाया है मान लो, उसको सब अपनी शादी में लाके यूज करते थे। कोई बड़ा सा एक पोट होता था, टोकना जिसको बोलते हैं, दूध वूध डालने के लिए वो ले लेते थे और कर लेते थे। अब वो किसी का है, वो 20-30 साल से सब यूज कर रहे हैं। इज अंडर द इंप्रेशन कि ये सबका कॉमन है, ज्वाइंट पैसे से खरीदा हुआ है और हमारे पूर्वज भी यूज करते आ रहे हैं, और उस बिलीफ में जाकर उसका वो टोकना उठा के ले आता और यूज कर लेता। ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। अगर उसको ये पता है ही इज द ओनर, उसको उसके फादर ने, दादा ने ये बता रखा है कि मालिक तो वही है
लेकिन वो भला आदमी सबको यूज करने के लिए दे देता है, तब उसके घर में जाके उसकी कंसेंट के बगैर अगर लेके आ जाता है, देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। लेकिन अगर उसकी दोस्ती इतनी अच्छी है, पड़ोसी है एकदम, एज ए मैटर ऑफ राइट उसके घर जाके टोकना लाके यूज कर लेता है, शादी में यूज करके वापिस रख दूंगा, कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। तो केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स, सर्कमस्टांसिस टू सर्कमस्टांसिस, एवरीथिंग वेरीज। मैं यही आप लोगों को बार बार बताता हूं कि डिसाइडेड केसेस को रट के मत जाना, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर जरा भी फैक्ट ट्विस्ट कर दिया, योर आंसर विल बी रॉन्ग। यू शुड बी क्लियर इन योर माइंड, ओनली देन यू कैन आंसर करेक्टली। अगर उसका, मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया, वैसे तो कलर ऑफ लीगल राइट है, इवन देन ही हैज गुड डिफेंस अगेंस्ट द थेफ्ट। अगर कोई फॉल्स प्रिटेंस दे रहा है, फेयर प्रिटेंस नहीं है कि मेरा राइट है इसमें, देन ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। अगर अपनी प्रॉपर्टी को भी आदमी स्टील कर रहा है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। मैंने बताया ना, घड़ी रिपेयर करने के लिए दी थी, पैसे दिए नहीं, जाके उठा लाया, इज द ओनर। तो अपनी जिस प्रॉपर्टी के आप मालिक हो, उसके अगेंस्ट भी यू कैन बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। इलस्ट्रेशन मैंने बताया आपको। अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई पुलिस वाला आया आपके घर से, उसने कोई प्रॉपर्टी, केस प्रॉपर्टी बना के सीज कर ली, मालिक आप है उस प्रॉपर्टी के, लेकिन कांस्टेबल की पोजीशन से आप नहीं ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। और अगर फोर्स यूज करते हो उसमें, तो एक्सटॉर्शन के लिए भी लायबल हो जाओगे। और आपको अगर ये बिलीफ है कि सिपाही नहीं है और ऐसे ही फट्टे मार रहा है, आपने आई कार्ड मांगा, उसने आई कार्ड नहीं दिखाया और कोई लेटर नहीं दिखाया, कुछ नहीं दिखाया, देन यू विल हैव क्या? Yes, then you will have right of private defense to protect your property against the constable. Property must be movable. Section 22 IPC का देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी डिफाइन कर रखी है। See, section 22 IPC, movable property. The word movable property are intended to include corporeal property of every description except land and things attached to the earth or permanently fastened to anything which is attached to the earth. परमानेंटली फास्टेंड होनी चाहिए। ये होल में पिलर है, देखो परमानेंटली लगा हुआ है। अगर गांव में आप लोगों ने देखा होगा, पहले कच्ची छतें हुआ करती थी तो लकड़ का डंडा लगा देते थे। आजकल भी देखेंगे कई झुग्गी झोपड़ियों में जो जुगाड़ करके रहते हैं, वो एक लकड़ का डंडा लेके ऐसे लगा देते हैं। जैसे डंडे को आपने वहां से हटाया, इट बिकम्स मूवेबल। पेड़ का मैंने बताया परमानेंटली फास्टेड विद द अर्थ, जैसे ही आप काटेंगे वो मूवेबल हो जाएगा। ये फैन परमानेंटली फास्टेड विद द रूफ, अगर मैं इसके दो नट बोल्ट करके खोलूंगा तो मूवेबल हो जाएगा। ये कोई जरूरी नहीं है जब आप थेफ्ट करते हैं, आप किसी के घर में गए, नोटबंदी हो चुकी है, जो पुराने नोट उनकी वैल्यू 0 है, और आपको पता है कि इनके पास पुराने 500 के नोट रखे हुए हैं। आपने जाके
वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वहाँ से रिमूव कर दिए, उनकी पोजीशन से उनकी कंसेंट के बिना मूवमेंट दे दिया। अब कोई आदमी प्ली ले कि भाई नोटों की तो वैल्यू तो जीरो है, कोई वैल्यू नहीं इसकी, इवन देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। उसकी वैल्यू है या नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है, वेदर इट इज वैल्यूएबल और नॉट, दूसरे की है, उसकी पोजीशन में है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन ने आपने रिमूव कर दिया, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। जैसे किसी के खेत में गए, आप खेत में जाके एक तसला मिट्टी का ले आए जी दूसरे के खेत से। अब कह दिए एक तसला मिट्टी का, इसकी क्या वैल्यू है, आपका इतना लंबा चौड़ा 100 एकड़ का फार्म हाउस है, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। साल्ट इज ऑल्सो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। पानी से साल्ट निकालते हैं ना, दांडी मार्च यात्रा की थी महात्मा गांधी जी ने, तो साल्ट पता है ना आप लोगों को कैसे बनता है साल्ट? वो समंदर के किनारे समंदर के पानी को कुछ क्यारियां बना के उसमें रख देते हैं, वो सूरज की किरणें होती हैं तेज, तो पानी उड़ जाता है, नीचे वो साल्ट रहता है, क्योंकि समुद्री पानी उसमें साल्ट होता ही है। फिर उसको इकट्ठा करते रहते हैं, आगे फर्दर उसका वो प्योरिफिकेशन वगैरह प्रोसेसिंग होती है। ह्यूमन बॉडी चाहे लिविंग हो या डेड हो, दैट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। क्योंकि आदमी को आप प्रॉपर्टी ट्रीट नहीं कर सकते। ह्यूमन बीइंग को कोई आदमी कहे कि यदि किसी का बच्चा ले आए घर से, तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बच्चा तो चलता है, आप लेके चले गए जी, उसकी पोजीशन में कहे कि थेफ्ट होगी, नो, ह्यूमन बॉडी की थेफ्ट नहीं हो सकती, वो फिर किडनैपिंग में आएगा, राइट? क्योंकि अभी हम ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, नॉट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। चैप्टर इज ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, नॉट अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। इसलिए विद द सेम एनालॉजी, कोई भी ऑफेंस जो यहाँ इस पूरे चैप्टर में आएंगे, दे आर अगेंस्ट द प्रॉपर्टी, नॉट अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के तो पढ़ लिए हमने पीछे सारे, तो चाहे डेड बॉडी है या लिविंग ह्यूमन बीइंग है, दे आर नॉट सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। लेकिन अगर कोई मम्मी है, प्रिजर्व कर रखी है तो ह्यूमन बॉडी। भाई इजिप्ट में है ना मम्मीज, वहाँ अगर लाहौल स्पीति कभी घूमने जाएंगे तो वहाँ नाकुक और काबो के बीच में ना एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ भी एक मम्मी है, प्रिजर्व्ड है। वो अर्थक्वेक आया था, उसमें दब गई थी, किसी मॉन्क की है, वो पलाथी मार के बैठा हुआ है, अब भी प्रिजर्व करके उन्होंने रखी हुई वहाँ। अगर उसको आप उठा के लेके जाएंगे, देन इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट। ऐसे ही आइडोल मूर्ति भगवान की कहीं भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, कैन बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। गैस है, गैस भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट है। पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी दिखाई तो देती नहीं किसी को, आप देखें ना, भाई इलेक्ट्रिसिटी की आप चोरी करते हैं, क्या है कॉन्सेप्ट? ये है ना, मूवेबल प्रॉपर्टी दूसरे की पोजीशन से आपने मूव कर दी, अब बिजली तो दिखाई तो देती ही नहीं देती ना, बट चूंकि उस पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है सेपरेट, इन व्यू ऑफ दैट एक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो ए सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के थेफ्ट के केसेस आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कोर्ट है अलग से। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 का। गांव में आप लोगों ने देखा होगा, एक बैल को छोड़ दिया जाता है जिसको सांड बोलते हैं, पूरे गांव में घूमता है। अगर कोई बैल भगवान को भी समर्पित कर देते हैं, आप जाएंगे, कामाख्या देवी का मंदिर है गुवाहाटी में, वहां जाकर देखेंगे तो ढेर सारे बकरे घूमते रहते हैं।
लोग बाग देवी पे बकरे चढ़ा देते हैं, घूमते रहते हैं। अगर देखा जाए तो दे आर रोमिंग, कोई मालिक नहीं उनका। लेकिन चूंकि वो एक देवता पे चढ़ाए हुए हैं, उस देवता की पोजीशन मानी जाएगी। देवता की पोजीशन किसके थ्रू मानी जाएगी? ट्रस्टीज के थ्रू मानी जाएगी, क्योंकि उस मंदिर का उसका ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट के मेंबर होते हैं। तो भगवान जी को चढ़ा रखी है, उसकी एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट के मेंबर है, तो उनकी पोजीशन में उसको लेके जाएंगे तो आप यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। लेकिन अगर गांव में बारिश नहीं हो रही, लोग बड़े परेशान हैं, अकाल पड़ गया, किसी पंडित जी ने बता दिया कि जी आप किसी बैल का ना हवन करके एक बैल को छोड़ दो, आप भगवान मेहरबान होंगे, बारिश होगी। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, एक बैल लाए, हवन किया, पूजा पाठ करी, बैल को छोड़ दिया। अब उस बैल को कोई लेके चला गया, will he be held liable for theft? No. क्यों? पूरे गांव ने इकट्ठा होके उसको रिलीजियस पर्पज से, एक बिलीफ के तहत वो छोड़ दिया, बिल्कुल बेगा बोल। कोई किसी का कोई कंट्रोल नहीं, कोई पोजीशन नहीं किसी की। जब पोजीशन किसी की नहीं है तो थेफ्ट नहीं होगी। किसी ने भी तोता पाल रखा है, मोर पाल रखा है, चिड़िया पाल रखी है, घर में कुछ और जानवर पाल रखा है, रैबिट पाल रखा है, कुछ भी कर रखा है, अगर वो टेम्ड है और पाल रखे हैं, दे आर सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। लेकिन अगर जंगल में आपको मिल गया, मोर मिल गया, रैबिट मिल गया, तोता मिल गया, आपने पकड़ लिया, देन इट इज नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट, क्योंकि किसी की पोजीशन में नहीं है। फीस का मैंने आप लोगों को बताया ही था, तालाब में है, मेरा तालाब है, उसमें फीस है, देन इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट। फ्लड आ गई, ओवरफ्लो हो गया और मछलियां बह के चलेगी, तब पकड़ के खा ली किसी ने, नो थेफ्ट। It should be taken out of the possession of any person. मैं ये एक एक इंग्रेडिएंट पे बताने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को सेपरेटली। डिसऑनेस्ट इंटेंशन पे मैंने केसेस आप लोगों को बताए, मैंने वो बताया, उसकी कंसेंट के बगैर हम ले जा रहे हैं। अब हम आ रहे हैं कि किसी की पोजीशन में है, उससे लेके जा रहे हैं। पोजीशन पे मैंने जैसे बैल वाला उदाहरण दिया, यहाँ भी एप्लीकेबल है, वहाँ भी एप्लीकेबल है। केसेस तो पूरे केस को आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें वहीं अप्लाई हो जाती हैं, बट सेपरेट करके, क्योंकि आप एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ जब पढ़ेंगे, एग्जामिनेशन के एंगल से पढ़ेंगे, तो हर इंग्रेडिएंट आपको अलग से पता होना चाहिए, उसके इलस्ट्रेशन अलग से पता होना चाहिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। It should be taken out of the possession of any person. What person? See section 11 IPC. ये है ना, दूसरे आदमी की पोजीशन से बाहर लेके जाएंगे, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। सी सेक्शन 11। पर्सन किसको काउंट करेंगे हम? आपको साइमल्टेनियसली ये ऐसे पता होना चाहिए पढ़ते टाइम। Person, the word person includes any company or association or body of person, whether incorporated or not. सभी person में include होंगे, right? तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि जैसे मैं ट्रस्टी वाला एग्जांपल दे रहा था, भाई 10 आदमियों की पोजीशन में कैसे हो सकती है एक चीज? It has been defined.
आप लोगों ने देखा होगा कई बार पेपर में आता है, बिहार में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, फलां स्टेट में ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बस पानी में गिर गई, लोग मर गए, आसपास के कुछ लोग आए, जिसको जो मिला, कोई किसी की घड़ी उतार के ले गया, कोई किसी के पैसे ले गया, जो लोग मरे हुए थे। What offense they have committed? आदमी जब मर गया, यहां पर जब हम एनिमस डोमिनियो की बात करेंगे, नॉलेज, जो आदमी मर गया उसके नॉलेज में क्या रहेगा? कुछ भी नहीं। ही इज नो मोर इन द पोजीशन, खुद ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। यस, इट इज एज गुड एज कि उनको रोड पे मिली है वो चीज, क्योंकि डेड बॉडी इज नो मोर इन पोजीशन। अगर कोई आदमी रोड पे एक्सीडेंट में मर गया, रोड खाली था, हाईवे था, दूर दूर तक कोई ट्रैफिक नहीं था, एक ट्रक वाला आया, एक मोटरसाइकिल वाले पे चढ़ाया, चला गया, मोटरसाइकिल वाला मर गया, पीछे से एक आदमी आया विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, उसकी घड़ी ले गया, उतार गया, पैसे ले गया। वो रोड पे इट इज एज गुड कि वो उस बॉडी पे नहीं है, रोड पे ही पड़ी हुई है, क्योंकि दैट डेड बॉडी इज नो मोर इन द पोजीशन, इट इज एज गुड एज इट इज ऑन द हाईवे। सर, रोड में ऐसे एक्सीडेंट भी होता है जब पर्सन बेहोश हो जाता है, उस समय भी क्या लायबिलिटी होगी? किसमें? बेहोशी में। सर, अगर पर्सन अनकॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है, तो उस अगर व्यक्ति जिंदा है एट द टाइम ऑफ एक्सीडेंट, हाँ, फिर वही बात है, पोजीशन वेरीज। अगर वो जिंदा है तब आपने लिया है, देन यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। वहां नॉलेज वाली बात खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिंदा है, बेशक अनकॉन्शियस है। लेकिन एक आदमी 15 साल से अनकॉन्शियस है। जब यूथेनेशिया की बात चलती है, बड़ी डिबेट होती है। मैंने एक पेशेंट देखा है ऐसा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। ही वाज इन ए अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड सिंस लास्ट मोर देन 12 years। अगर उसका आप उतार कर ले जाएं, बेशक वो लिविंग है, लेकिन वो 10-15 साल से अनकॉन्शियस है। इन माय ओपिनियन ऐसा कोई केस डिसाइड नहीं हुआ आज तक, ना कोई केस आया है कभी, बट व्हाट आई फील पर्सनली, यहां पर पोजीशन नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 15 साल से वो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में कंटिन्यूअसली। अब कभी केस आया तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करेगी, आई डोंट नो। अगर मैंने आप लोगों को बताया था, कोई चोर सक्सेसफुली चोरी करके चला जाता और एस्केप कर जाता है, प्रॉपर्टी अब उसकी पोजीशन में है, चाहे आपकी अपनी प्रॉपर्टी है। अगर अब आप उस प्रॉपर्टी को, मैंने बताया था ना, नेक्स्ट डे अगर मिल गया, आपको पता है कि चोरी करके ले गया, मेरी प्रॉपर्टी है, अगर अब आप उससे उस प्रॉपर्टी को चालाकी से लेंगे, उससे निकालेंगे, यू मे बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट, अगर थेफ्ट के इंग्रेडिएंट फुलफिल करते हैं तो। क्योंकि अब वो पोजीशन में, भले ही इलीगल पोजीशन में। सी सेक्शन 27। Property in possession of white color को servant, when property is in the possession of a person white color को servant on account of that person, it is that person possession within the meaning of। उसकी टेबल कम रहेगी, हमने टेबल दे दी, हमारी भी ले गया साथ में with dishonest intention।
वो जो मैं रेलवे टिकट वाला इलस्ट्रेशन आप लोगों को दे रहा था, ये डिसाइडेड केस है आर वर्सेस थॉमसन। इसको यू कैन रीड इट विद इलस्ट्रेशन डी। इसको एक्सप्लेन किया है इस केस में विद इलस्ट्रेशन डी। देखो डी इलस्ट्रेशन देखो, रेलवे स्टेशन पे हमने उसको वो दिया, पैसे दिए टिकट लेने के लिए, लाइन में आगे खड़ा था, लेके चला गया। ए बीइंग जेड सर्वेंट एंड entrusted by जेड with the care of जेड्स प्लेट dishonestly runs away with the plate without जेड्स consent, A has committed theft। यहाँ सिर्फ इतना ही अंतर है, यहाँ वो उसका सर्वेंट था, वहां हमारा सर्वेंट नहीं है, एम्प्लॉय नहीं है। मैं जानता हूं उनको या नहीं भी जानता हूं। इस इलस्ट्रेशन से उसको किया। नॉलेज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ए थिंग इज अनएसेंशियल। मेरे घर में मैंने कहीं पे अपनी गोल्ड चेन रख दी, रिंग रख दी, कहीं पैसे रख दिए, घर बहुत बड़ा है, साल 2-4-5 साल बाद मैं भूल भी गया, मुझे याद भी नहीं कि मैंने वहां वो चीज रख रखी है। स्टिल आई एम इन द पोजेशन। मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैं भूल चुका हूं रख के अपने घर के अंदर, बट स्टिल आई एम इन द पोजेशन। अगर उसकी कोई आदमी थेफ्ट करता है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। तो मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था, टेलर को कोट भेज दिया रिपेयर करने के लिए, और पॉकेट में एक पर्स बच गया। या हमने एक टेबल भेज दी कारपेंटर को रिपेयर करने के लिए, उसके ड्रॉयर में मेरा कुछ सामान चला गया। दोनों प्रॉपर्टी चाहे टेबल में गई है, चाहे वहां गई है, या मैंने प्रेस वाले को अपनी प्रेस दे दी आयरन होने के लिए, उसमें 200 का नोट चला गया, स्टिल आई एम इन द पोजेशन। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट कि टेबल में मेरा वो चला गया कुछ, या कोट की जेब में पर्स चला गया, पैंट की जेब में 200 का नोट चला गया, मैं नॉलेज में नहीं है मेरे, बट स्टिल आई एम इन द पोजीशन। अगर उसको यूज करता है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। अरे थेफ्ट का दायरा क्या होगा इसमें? थेफ्ट का जो दायरा होता है वो क्लोज रिलेटिव में भी लागू होगा, ब्लड रिलेटिव में लागू होगा। यस, इवन हस्बैंड वाइफ में, अगर हस्बैंड वाइफ का स्त्री धन चोरी कर लेता है, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट हिंदू लॉ में। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर वाइफ की ज्वेलरी हस्बैंड के पास है, स्त्री धन, अगर उसको वो चुरा लेती, शी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट, क्योंकि शी इज एब्सोल्यूट ओनर ऑफ हर स्त्री धन। तो हालांकि इन माय ओपिनियन ये अगर स्ट्रिक्टली हम लोग को इंटरप्रेट करें है तो गलत, बट फिर वही बात आ जाती है, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, डिसएडवांटेजेस पोजीशन ऑफ द लेडीज इन दिस कंट्री, शी विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। माउंटेन लॉ में दोनों पनिशेबल है, क्योंकि माउंटेन लॉ में जो इंटरप्रिटेशन है या मैरिज इंस्टीट्यूशन है, उसमें यूनियनिज्म वैसा नहीं है जो हिंदू लॉ में है। इसलिए वहां हस्बैंड भी लायबल होगा और वाइफ भी लायबल होगी, लेकिन हिंदू लॉ में ओनली हस्बैंड इज लायबल। अगर स्त्री धन चोरी करता है, वाइफ का लेके जाता है विदाउट हर कंसेंट, तो ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। बट मोहम्मदन लॉ में वाइफ विल नॉट बी हेल्ड लायबल अगर स्त्री धन लेके जाती है, बट मोहम्मदन लॉ में बोथ ऑफ देम विल बी हेल्ड लायबल।
ब्लड रिलेशन का कोई रिलेशनशिप नहीं किसी चीज से। इमोशंस हैज नो रोल इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ इज लॉ। आदमी भूख से मर रहा है, उसको पता है मुझे खाना नहीं मिला तो मैं अभी मरा। वो एक दुकान में घुसा, मान लो दुकान का शटर खुला हुआ था या किसी ने रोड पे दुकान लगा रखी थी, वो तिरपाल ढक के ही गया हुआ था, उसके अंदर घुसा और उसने सिर्फ भर पेट ही खाया जो उसको इच्छा थी, उसके अलावा लेके कुछ नहीं गया। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। क्योंकि उसने अपने आप को रॉन्गफुल गेन किया, उसको रॉन्गफुल लॉस किया। डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गई भाई, उसका माल खा गया, उसको लॉस हुआ, अपना पेट भर लिया, अपने को फायदा कर लिया। तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होगी। मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसकी पोजीशन में थी, विदाउट हिज कंसेंट उसने खा ली। ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। तो लॉ इतना स्ट्रिक्ट है तो ब्लड रिलेशन और इन चीजों का कोई रिलेवेंस नहीं है। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ। मैंने टेलर को कोट दिया रिपेयर करने के लिए, मेरा पर्स चला गया। अगर उसमें से कुछ निकाल लिया और यूज कर लिया, क्या होगा? अगर मैंने कोट बेच दिया और उसमें पर्स चला गया, देन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ हाँ, इट विल बी ए केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। इट विल बी ए केस ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन। क्यों? उसने कोर्ट को बेच दिया है, ही इज नो मोर इन द पोजीशन ऑफ द कोर्ट, और उसके पास जो पर्स चला गया वो अपने आप चला गया उसके साथ। मैंने आप लोगों को बताया ऑफेंस इज अगेंस्ट पोजेशन, नॉट अगेंस्ट द ओनरशिप। पोजेशन चाहे उसकी राइटली हो या रॉन्गली हो। मैंने इवन चोर का भी बताया, चोर चोरी करके सक्सेसफुली अगर वो एस्केप कर गया और उसकी पोजीशन में आ गई एंड ही इज इन द सेटल्ड पोजीशन, देन अगर उसको कोई लेता है, चाहे ओनर ही लेना चाहे, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। ज्वाइंट पोजीशन, अगर कुछ लोगों की ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, जैसे पार्टनरशिप में होता है, पार्टनरशिप एक्ट जब पढ़ेंगे तब आप लोगों को बताया जाएगा। अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, कोई भी थेफ्ट की बात चल रही, नेचुरली मूवेबल, अगर कोई एक व्यक्ति उसको लेके जाता है बाकी की कंसेंट के बिना, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। लेकिन अगर बाकी उसे कंसेंट लेके जाता है, देन ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। भाई हस्बैंड वाइफ ने ज्वाइंट लॉकर ले रखा है, आपने देखा नहीं 498 406 में वो बेल वेल के टाइम में बड़े ऑर्डर होते हैं, लॉकर चेक करो जी, स्त्री धन कहाँ रखा है, वहां रखा है, हैं? फिर उसमें वो लॉकर को चेक किया जाता है, रजिस्टर को चेक किया जाता है, लॉकर कब कब ऑपरेट हुआ, किसने ऑपरेट करा। अगर ये प्रूव हो जाता है कि स्त्री धन दोनों के ज्वाइंट नेम में था, हस्बैंड वाइफ के, और बैंक में ये अंडरटेकिंग है कि आइदर ऑफ देम कैन ऑपरेट द लॉकर, पत्नी का स्त्री धन उसमें रखा हुआ है, हस्बैंड गया, उसने लॉकर ऑपरेट किया और लेके चला गया, लॉकर तो ज्वाइंट नेम से, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। बेशक ज्वाइंट है दोनों का, इसलिए वो लॉकर को चेक करते हैं। आप लोग प्रोसीडिंग में देखेंगे कभी, अभी इट विल टेक टाइम, आप लोगों को वहां तक कई बार समय लगता है। बेल वेल के टाइम में कहते हैं जी मेरा वो स्त्री धन था,
कि जी कहाँ गया, उसने लिख दिया जी लोकर में रख के आए थे, मैं और मेरा हस्बैंड दोनों गए थे। भले ही वो, क्योंकि अगर वाइफ चालाक है, उसको पता है भले ही उस लोकर में कुछ और ही रख के आए थे, या वो लोकर उन्होंने खाली कर लिया, दोनों सारा सामान ले आए, उस लोकर के अंदर एक ज्वेलरी का गारंटी कार्ड रह गया। वाइफ ने हस्बैंड को कहा, अरे भले आदमी हो, गारंटी कार्ड तो उसी में रह गया लोकर में। हस्बैंड ने कहा ठीक है, मैं जाके निकाल ले आता हूँ। वो गया, ऑपरेट करके ले आ गया, राइट। अब वाइफ ने कहा कि मेरा स्त्री धन वही था और ये लाया, लास्ट में इसी ने ऑपरेट किया, उसके बाद मैं कभी नहीं गई। हो गया ना। तो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कभी कभी, जो प्रैक्टिकली आप लोग प्रोफेशन में देखेंगे। ज्वाइंट पोजीशन में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताता हूं। हायर परचेज, H.J. रैमसन वर्सेस त्रिलोकीनाथ। हम लोग हायर परचेज पर कार खरीदते हैं, खरीदते हैं ना सब लोग। Yes. लोन लेते हैं, आरसी पे किसका नाम होता है? बैंक का। जिसे लोन लेते हैं आप, आदमी का नहीं होता। हाइपोथिकेशन होती है जब, कभी आरसी चेक करना। जो लोग लोन लेते हैं, हाइपोथिकेशन अगर होता है तो ओनर का जो नाम होता है उसमें बैंक का लिखा रहता है हाइपोथिकेशन। इस पे पहले लिखा हुआ आता था, अब जो है नहीं आता सर। नहीं आता, चलो कोई गल नहीं आता तो हाउ डज इट मैटर, हमें तो लोग समझना है। अगर आप बैंक से गाड़ी खरीद के लाए किस्तों पे, आपने दिया 1 लाख रुपया, गाड़ी लेके आ गए अपने घर। अब गाड़ी को आप चला रहे हैं, आप चला रहे हैं या आपका ड्राइवर चला रहा है। अब किस्तों का डिफॉल्ट हो गया, उसमें लिखा रहता है जब एग्रीमेंट होता है, इन केस ऑफ डिफॉल्ट हम गाड़ी वापस ले लेंगे। अब बैंकर जितने वो कुछ मसलमैन रखते हैं, वो गाड़ी को फॉलो करते हैं, और अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ट्रक व्रक वालों के तो ड्राइवर ही होते हैं, वो जबरदस्ती गाड़ी को लेके चले गए जी। जब आप खरीद के लाते हैं हायर परचेज पे, पोजेशन आपको हैंडओवर की जाती है अलोंग विद पोजेशन लेटर। जब गाड़ी खरीदते पोजेशन लेटर मिलता नहीं मिलता, गेट पास मिलता नहीं मिलता। पोजेशन किसकी है? गाड़ी की, जो खरीद के लाया हुआ है। पोजेशन उसकी है, आपने अपने आदमी भेजे डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, वो गाड़ी को उठा कर लेके आ गए, ठीक। थेफ्ट हुआ कि नहीं हुआ? इट इज ए केस ऑफ थेफ्ट। वो थेफ्ट होता है, उसमें एफआईआर भी रजिस्टर हो जाती है। लेकिन बैंक वाले क्या चालाकी करते हैं कि जी हम गए, हमने ड्राइवर को कहा कि वो डिफॉल्ट हो रखा किस्तों का, और मालिक से बात होगी गाड़ी दो, उसने अपने आप दे दी। लेकिन मालिक कंटिन्यूअसली पोजीशन में, ड्राइवर को कोई राइट नहीं कंसेंट देने का। अगर मालिक भी है, उससे भी वो छीन के ले जाते हैं। कुछ लोग 100 नंबर पे कॉल करते हैं कि जी वो मेरी गाड़ी छीन के ले गए बैंक वाले, जो समझदार और चालाक हैं। कुछ लोग नहीं करते। अब वो थेफ्ट की जब एफआईआर कराने जाता है, वो पुलिस वाले कहते हैं भाई साहब आपकी गलती है, आपने किस्तें नहीं दी, तो ले जाएंगे गाड़ी को। वो भले आदमी ये नहीं कहेंगे पोजीशन आपकी थी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ले गए, आपकी पोजीशन से ले गए, विदाउट योर कंसेंट ले गए, तो थेफ्ट की एफआईआर कर दे। वो पुलिस वालों से भी सेटिंग होती, करते नहीं है। इवन 156(3) में ना वहाँ भी ऑर्डर नहीं करते बहुत जगह। बट टेक्निकली एज पर लॉ अगर देखा जाए, नाउ दिस इज एनोमली ऑफ लॉ। आप लोग जब यहाँ तो ये पढ़ के गए, आप कहेंगे विनोद शर्मा ने तो ये पढ़ाया था थेफ्ट होगी, ये तो डायरेक्शन नहीं दे रहे 156(3) में, ना पुलिस एफआईआर कर रही। कौन सा कानून पढ़ा दिया हमें? जब थेफ्ट हुई तो एफआईआर होनी चाहिए। तो वो
आके बैंक वाले ये दिखा देते हैं कि हम जब लेने गए तो इन्होंने अपनी मर्जी से हमें गाड़ी हैंड ओवर की थी। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं इसके अंदर। हालांकि उनको होना ये चाहिए, जब पोजीशन लेटर हमें दिया जाता है तो हैंडिंग ओवर मीमो होनी चाहिए प्रॉपर। जो अच्छा लॉयर होगा वो ये कहेगा क्या आपने हैंडिंग ओवर मीमो ली, क्या आपने पोजीशन लेटर लिया कि मैं पोजीशन विदाउट एनी फोर्स कोएर्जन और अनड्यू इन्फ्लुएंस दे रहा हूं आप लोगों को। लाउड कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ेंगे ये सब आप लोग 14-20। Fourth ingredient, it should be taken without the consent of that person. मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहले डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट अलग से मैंने बताया, इंटेंशन अलग से बताया, मोटिव और इंटेंशन में डिफरेंस मैंने अलग से बताया आप लोगों को। क्या होता है, जिस चीज इंटेंशन उसकी अल्टीरियर मोटिव है या नहीं है उस टाइम पे, प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए। मूवेबल का मैंने आप लोगों को बता दिया कब मूवेबल मानी जाएगी कब नहीं मानी जाएगी। पेड फास्ट हैंड, पेड को काट दिया मूवेबल हो जाएगा, फैन को हटा दिया मूवेबल हो जाएगा। कोई किसी व्यक्ति ने नाव चलाता है नदी में, नाव देखी होगी आप लोगों ने, जगह जगह फिल्मों में देखी होगी, चलो कहीं नहीं देखी तो नाव नदी में होती है ना, तो वहां क्या करते हैं वो नाव में ना एक किनारे पे एक बड़ा मजबूत खूंटा गाड़ देते हैं, लकड़ का ना कुछ कर देते हैं। तो लकड़ की नाव होती है तो उससे रस्सा बांध के और उससे बांध देते हैं। जब पैसेंजर आते हैं तो उसमें चढ़ा के उसको खोल के फिर वो चापा चला के लेके चले जाते हैं। अब किसी ने नाव बांध रखी है अपनी, पोजीशन में उसकी है, नदी में पानी बह ही रहा है, मेरी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है कि इसकी नाव चोरी करनी है, मैंने जाके रस्सा काट दिया तो नेचुरली नाव बह जाएगी, आगे जाएगी, निकाल लूंगा। एज सुन एज मैंने रस्सा काटा, नाव पानी में बहनी शुरू हुई, मोमेंट हुआ, थेफ्ट इज कमिटेड। ये इलस्ट्रेशन मुझे कुछ कुछ याद आते रहते हैं केसेस कभी। देन हम लोगों ने डिस्कस किया इट शुड बी टेकन आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ अदर पर्सन। पोजीशन को मैंने आप लोगों को बताया, पोजीशन वेरी करती है। मैंने हल्का हल्का आप लोगों को ये भी बताने की कोशिश की रोमन लॉ क्या है, ब्रिटिश लॉ क्या है, कॉर्पस पोजेसिस क्या होता है, एनिमस डोमिनियो क्या होता है, बट उनके रोल वेरीज कर जाते हैं। समटाइम नॉलेज है तो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो थेफ्ट में मैंने बताया, वो घर में पड़ा हुआ है, बड़ा सा मकान है, भूल गया हूँ, नॉलेज नहीं है, इवन देन इट इज ए मैटर ऑफ सब्जेक्ट, मैटर ऑफ थेफ्ट, सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट वो होगा, उसमें माना जाएगा। तो पोजेशन को मैंने डिफरेंट एंगल से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और थेफ्ट को ऐसे ही आप लोगों को एक एक इंग्रेडिएंट आपको ऐसे ही याद होना चाहिए। एग्जाम के एंगल से सेक्शन को मत रटो कभी भी, सीधा डिसऑनेस्ट इंटेंशन, दूसरे आदमी की पोजीशन में उसकी कंसेंट के बिना उसमें मूवमेंट लाना, बस ये चार ऐसे लिख दो। टूटी फूटी भाषा में आंसर लिख दो, आप लेमैन की लैंग्वेज में रख दो, लिख दो, जैसे आपको समझ में आए वैसे लिख दो। बट डिसऑनेस्ट इंटेंशन वर्ड जरूर आना चाहिए आपकी लिखाई में, पोजीशन वर्ड जरूर आना चाहिए आपकी लिखाई में, कंसेंट वर्ड जरूर आना चाहिए आपकी लिखाई में, और मूवमेंट वर्ड जरूर आना चाहिए आपकी लिखाई में। बाकी लैंग्वेज जैसी मर्जी टिप दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट द मार्क्स। इसलिए ये गलतफहमी मत पालो कभी भी कि सेक्शन को रट के रिप्रोड्यूस करना है एग्जाम में, इसलिए बहुत सारे बच्चे मार खा जाते हैं। आपको बिल्कुल नॉवेल की तरह याद रखना है और नॉवेल की तरह आंसर लिखना है।
लैंग्वेज अपनी यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो लीगल वर्ड्स है वो जरूर आने चाहिए। ठीक है, अब आप लिख दो अल्टीरियर मोटिव थी उसकी, नहीं, डिसऑनेस्ट इंटेंशन ही वर्ड यूज करना चाहिए उसके लिए आपको। नाउ फोर्थ इंग्रेडिएंट, it should be taken without the consent of that person. Consent कहाँ डिफाइंड है आईपीसी में? Do you recall? कहाँ है? Yes, section 90. लोगों को पढ़ते टाइम आप लोगों को ऐसे पता होना चाहिए पर्सन कहाँ लिखा हुआ है, गुड फेथ कहाँ लिखा हुआ है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन कहाँ लिखा हुआ है, मूवेबल वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ डिफाइन कर रखा है। अब यहाँ विदाउट कंसेंट है तो कंसेंट कहाँ लिखा हुआ है? सी सेक्शन 90। ये सेक्शन 90 जब आप लोग रेप के केसेस करते हैं वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। समटाइम्स हमारे लॉयर्स व्हेन दे आर्ग्यू द मैटर्स इन द कोर्ट्स दे शुड नो वेदर द कंसेंट वाज देयर और नॉट। वो जाके यूं कहने लग जाते हैं जी मना तो कराई नहीं उसने, तो वो कंसेंट उस ढंग से नहीं होना चाहिए। आपको एज ए लीगल पर्सन कंसेंट बतानी चाहिए। तो क्या बताएंगे? कंसेंट इज नॉट सच ए कंसेंट एज इज इंटेंडेड बाय एनी सेक्शन ऑफ दिस कोड इफ द कंसेंट इज गिवन बाय ए पर्सन अंडर फियर ऑफ इंजरी। आपको पता है नहीं, एक सेक्शन ऐसा भी है, डकैतों ने एक आदमी को पकड़ लिया और इंस्टेंट डेथ का उसको थ्रेट दिया कि या तो तुम उसको गोली मारो भी को, नहीं तो तुझे गोली मारेंगे। ही किल्ड बी, ही वाज नॉट हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। क्यों? उसकी जो कंसेंट थी वो कंसेंट नहीं थी, उसकी कंसेंट नहीं थी। इंस्टेंट डेथ ये यही से आ गया, अंडर फियर ऑफ इंजरी और अंडर अ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। अगर फैक्ट्स को आपने तरोड़ मरोड़ के बताया है, दूसरे ढंग से प्रेजेंट करके बताया है, जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती वो बताया है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने किसी आदमी को कहा कि भाई साहब ये सिल्वर लो, ऐसा सिल्वर दुनिया में आपको नहीं मिलेगा, ऐसी चांदी नहीं मिलेगी। और मैंने ये चांदी नरेंद्र मोदी को भी बेची थी, बिल क्लिंटन भी ले गया था मेरे पास से, और वो भी ले गया था, और माधुरी दीक्षित भी ले गई थी, और आप भी ले लो। चांदी हमने बेच दी। चांदी भले ही उस लेवल की प्योरिटी या ऐसा कुछ नहीं था जो मैं पफिंग कर रहा था, बट ही विल नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी ऑफेंस, राइट। लेकिन अगर मैंने उस आदमी को कहा कि भाई साहब ये 24 कैरेट का गोल्ड है, प्योर एकदम, आप खरीदो, वहां की माइन से निकला है, यहाँ की माइन से निकला, कोलार माइन से निकला, कर्नाटका में वही निकलता है ना सोना, जीएस का क्वेश्चन है, वहां से निकला है, खूब पफिंग की। लेकिन जब उस सोने को उसने चेक कराया तो 8 या 10 कैरेट का था वो। देन जो कंसेंट थी उसकी खरीदार की, जो खरीदने के लिए वो तैयार हुआ, उसकी कंसेंट रियल नहीं थी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से थी। वानी कह सकते हैं कि जो पफिंग और ये सब अलाउड है आज की दुनिया में, इकोनॉमिक टाइम में, इकोनॉमिक ईरा में, और कमर्शियल एक्टिविटीज आर ऑल्सो अलाउड। चांदनी चौक में आप लोग जाते हैं, कभी देखा होगा, वो ब्रीफ केस बेचते हैं, उसके ऊपर चढ़ के कूद कूद के दिखाते हैं कितना मजबूत है, खरीद लो भाई साहब, उतरेगा खरीद लो।
और जबरदस्ती पकड़ देते हैं। And if the person doing the act knows or has reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or misconception, यानी कि कंसेंट या तो फियर से दी गई हो या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से दी गई है, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। मैं आदमी के पास गया, भाई साहब आपकी ये बुक ना बड़ी पुरानी हो गई है, और हमारे पड़ोस में एक आदमी है वो बड़ी जबरदस्त इसको कवर चढ़ा देगा, एकदम नई बना देगा, ऐसे करके वैसे करके, और उसकी लाइब्रेरी से आप बुक ले आए, आपकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, और फिर गायब हो गए, उसकी पोजीशन से ले आए, डिसऑनेस्ट आपकी इंटेंशन थी आपको लेके जाना, अब कोर्ट में आप कह रहे नहीं जी मैं तो कंसेंट से लाया, पूछो इनसे बात हुई थी ना, कहा ले जाओ, बट कंसेंट क्या थी? मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से थी, वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। या आदमी को डरा दिया, फियर, पादरी थे चर्च के कि आपकी चर्च में बहुत सुंदर चीज है मैं ले जाना चाहता हूं, उसको पता था पादरी साहब ने चर्च में किसी बच्चे को सोडोमाइज कर रखा था, उसने कहा या तो मुझे ले जाने दो, नहीं तो मैं पेपर में पब्लिश कर दूंगा तुमने गलत काम कर रखा चर्च में, मैं मीडिया को बता दूंगा, मैं पड़ोस में बता दूंगा, मैं यहाँ बता दूंगा, मैं वहां राइट 6 बज गए, बट थेफ्ट को तो कंप्लीट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि जब डिटेल में करना है तो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अगर बेसिक्स और फंडामेंटल समझने तो टाइम देना पड़ेगा। तो उसने फियर ऑफ इंजरी है, ये इंजरी क्या है? सी सेक्शन 44, इंजरी। ध्यान से देखें, denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property। इंजरी कहां आ गई? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। अब आप उसकी रेपुटेशन के लिए कह रहे हैं कि आपका इलाज कर देंगे हम, तो इंजरी होगी नहीं होगी? ये कंफ्यूजन नहीं होना है। उसने यही तो कहा है कि भाई हम आपको सब जगह पब्लिश कर देंगे, बता देंगे, और फिर आप सोचो इंजरी तो कुछ भी नहीं आई, न थप्पड़ मारा, न जूता मारा, न डंडा मारा, न कुछ करा। इन द आइज ऑफ लॉ क्या है? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। आपको ऐसे पढ़ना है, ये नहीं सोचना है कुछ मारा पीट तो कुछ हुई नहीं, इंजरी कहां से होगी थी। तो सेक्शन 90 पढ़ रहे थे ना। अगर फियर ऑफ इंजरी या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट से अगर किसी ने कंसेंट दी तो कंसेंट नहीं मानी जाएगी, नंबर 1। नंबर 2, इंसेंट कंसेंट दे सकता है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का नहीं दे सकता। 0 to 7 years का बच्चा कंसेंट दे सकता है? नहीं दे सकता। 7 से 12 साल का बच्चा दे सकता है? वांट ऑफ मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अगर मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है तो दे सकता है, नहीं है तो नहीं दे सकता। अकबर 12 साल की उम्र में राजा बन गया था, ही वाज हैविंग मेच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो राजा के कोई भी एक्ट, कोई भी फर्ज, लाहौर हाई कोर्ट का जजमेंट है, माइनर है, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट।
लेकिन वहां ये लागू नहीं होगा। मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, 7 से 12 वाला फार्मूला वहां नहीं चलेगा। वहां माइनर और मेजर वाला ही चलेगा, 16 और 18 ही चलेगा ना, 18 और 21 चलेगा। 18-21 लड़के केस में 18 साल, लड़की के केस में 21 साल। दोनों 21 हो गए ना सर? सर दोनों ही 18 इन केस जहाँ पे गार्जियन अपॉइंट किया कोर्ट में वहाँ पे 21 साल होती है। किसमें? जहाँ पे गार्जियन अपॉइंट किया गया वहाँ पे 21 साल मानी जाएगी, अदरवाइज मैच्योरिटी की एज 18 ईयर्स से 18 साल मानी जाएगी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। लॉ कॉन्ट्रैक्ट में ना, हाँ 18 ईयर्स नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ। अगर आप इन जनरल पढ़ेंगे, लॉ कॉन्ट्रैक्ट भी जब पढ़ेंगे तो वहाँ जो मेजोरिटी है वो शायद 18 और 21 आता है उसमें। 21 वहाँ है जहाँ पे कोर्ट ने अपॉइंट किया उसका गार्जियन, है जहाँ पे Guardian appoint किया। गार्जियन अपॉइंट किया है वहाँ पे 21 साल। यस। नॉलेज डज नॉट अमाउंट टू कंसेंट। एक लेडी थी, उसका सर्वेंट था, सर्वेंट को पटा लिया किसी ने कि आप इनके गोडाउन की ना चाबी डुप्लीकेट बना के दे दो मुझे चोरी करनी है। सर्वेंट पटाई में आ गया, उसने डुप्लीकेट चाबी दे दी। चाबी तो दे दी, बाद में उसकी कंसेंस ने अलाउ नहीं किया। उसने मालकिन को बता दिया कि मैंने ऐसे ऐसे ना उस आदमी को डुप्लीकेट चाबी दे दी बना के आपकी उसकी। लेडी को लगा ये चोरी करने आएगा, वो अंदर बैठ के छिपके, वो जैसे ही खोल के आया उसको दबोच लिया, पुलिस को बुला लिया। ही वॉज हेड लायबल फॉर थेफ्ट। वो ये प्ली नहीं ले सकता कि इसको पहले से ही पता था मैं थेफ्ट करने आऊंगा यहाँ पे, तो उसके नॉलेज में था। He cannot take that plea. अब स्ट्रिक्टली you have to interpret the law। ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, दूसरे की पोजीशन से आप ले जा रहे हैं, उसकी कंसेंट, उस विदाउट हिज कंसेंट लेके जा रहे हैं, प्रॉपर्टी में मूवमेंट कर रहे हैं, यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर थेफ्ट। वहाँ इट डज नॉट मैटर कि ये उनके नॉलेज में है या नहीं है। प्रॉपर्टी में मूवमेंट होना चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। एक्सप्लेनेशन 3 और 4 है। मैंने हस्बैंड वाइफ को बता दिया, हिंदू लॉ बता दिया, मोहम्मदन लॉ बता दिया, नेसेसिटीज का मैंने बता दिया। कोई आदमी भूखा भी मर रहा है, दुकान में घुस के कुछ खाएगा, ही विल बी हेल्ड लायबल फॉर दैट। थेफ्ट हो गया कंप्लीट आप लोगों का। अब एक्सटॉर्शन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मैंने भी किसी क्लाइंट अब होगी क्लास है नेक्स्ट परसों, डे आफ्टर टुमारो, कल छुट्टी है।